Namaskar, everyone. So, my dear students, I welcome you all to this wonderful discussion of engineering services examination. So, भारत का एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियर्स विच इज यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि 3 स्टेज में होता है। एक प्रीलिम स्टेज होती है, बीच की मेन स्टेज जिसको हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस कहते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज का जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, इसको क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो बीच में लाई करता है वो है मेंस का पेपर। तो मेंस के पेपर को बहुत अच्छे से उसमें टॉप स्कोर करने के लिए हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको क्या ध्यान देना है, क्या स्ट्रेटेजी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, प्लानिंग कैसे लगेगी, कौन कौन से क्वेश्चंस को चुनाव करना है, कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ ऐसे ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस और डाउट्स होते हैं जो एक बच्चे के मन में होते हैं बिफोर स्टार्टिंग इट्स प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो आज ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हमने हमारे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट जिनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 में AIR 2 आई है, राजेश कसानिया मेरे साथ हैं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपके लिए एक गाइडिंग लाइट बनने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज जो 3 फेज का एग्जामिनेशन है, ये बिना प्लानिंग के तो हो नहीं सकता। सो राजेश आज मेरे साथ हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, और हम लोग इस बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्कशन में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हालांकि आप लोगों बहुत सीरियस स्टूडेंट होंगे, तो आप अंत तक वैसे भी बने रहोगे। बड़ा ही जो है इंट्रूडिंग सा एक डिस्कशन होने वाला है, इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला है। सो राजेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच वेलकम टू यू। थैंक यू सर। ग्रेट। मैं राजेश के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं ताकि एक बैकग्राउंड आपको पता चल जाए। राजेश, जैसा मैंने बताया, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 में AIR 2 है इनका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। पेपर 1, हम आज का पूरा जो डिस्कशन है उसको कंसंट्रेट करेंगे। हमारा जो कन्वेंशनल पेपर होता है, हमारा जो मेंस का पेपर होता है, जो 300 मार्क्स एंड 300 मार्क्स, पेपर 1 पेपर 2, टोटल 600 मार्क्स का जो मेंस का पेपर है, आज का पूरा डिस्कशन हमारा उसके ऊपर रहेगा। तो इनके पेपर 1 में 179 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300, एंड पेपर 2 में 203 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300, एंड मेंस के पेपर में इनके थर्ड हाईएस्ट स्कोर रहा है इन द कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूपीएससी। इनका थर्ड हाईएस्ट स्कोर रहा है टोटलिटी में मेंस के पेपर में, विच इज 382 मार्क्स। ग्रेट। थोड़ा सा एक बता दूं, इंटरव्यू में इनके 130 मार्क्स थे, और जो प्रीलिम्स होता है पेपर 1 जीएस वाला, जो एक 10 सब्जेक्ट्स का जो होता है, और जो टेक्निकल वाला पोर्शन होता है, तो टेक्निकल वाले पोर्शन में इनके 300 में से 201 मार्क्स थे, और जो आपका नॉन टेक वाला पेपर होता है जिसको हम पेपर 1 कहते हैं प्रीलिम्स के पेपर में, उनमें इनके 73 मार्क्स थे। सो इनके 788 मार्क्स आउट ऑफ 1300, ये इनकी जर्नी रही है। ये आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं, 2023 के ही पास आउट हैं। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंजीनियरिंग सर्विसेज में AIR 2 लाने का जो कारनामा है वो किया है। मतलब ही इज अ वेरी ब्राइट कैंडिडेट, नो डाउट अबाउट इट। और आज का ये जो डिस्कशन है वो आने वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आने वाले ESC के पेपर का टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल एक डिस्कशन आज राजेश के साथ होने वाला है। तो राजेश, शुरू करें? आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सो राजेश, सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, यस और सर। जो कन्वेंशनल पेपर होता है, तो अप्रोच में क्या डिफरेंस है? हालांकि ज्यादातर बच्चे जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और एक कन्वेंशनल पेपर है,
लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की जर्नी को देखूं तो बच्चे क्या करते हैं, गेट का पेपर हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स का पेपर हो गया, वहां तक तो वो अपना पूरा का पूरा फोकस ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा रखते हैं। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं, वहां पर सारा लिखने का गेम है, अटेम्प्ट आप कैसे करते हो वो गेम है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द माइंडसेट कि ये प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज मेंस कन्वेंशनल। आप अपने माइंड को कैसे तैयार करते हो उस चीज के लिए? सर, उसके लिए पहले बात मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्री और मेंस के बीच में जो मेजर डिफरेंस है कि प्री में तो बस यही है कि आंसर आना इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसे आया, चाहे हम कितना भी मेंटल मैथ कैलकुलेशन कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेंस में हमें ये भी दिखाना भी पड़ता है कि ये आंसर आया कैसे है। तो उसके स्टेप्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोई डायग्राम है तो उसमें डायग्राम का प्रॉपर एनोटेशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर ये क्या, जो भी हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सी फोर्स क्या वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो चाहे नॉर्मल फोर्स हो। तो उनके प्रॉपर सिंबल्स यूज करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके भी थोड़े थोड़े मार्क्स रह जाते हैं। ओके, सो जैसा राजेश ने कहा, ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब ये होता है कि आपके सारे स्टेप्स मैटर करते हैं। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात राजेश ने ये स्पेसिफाई करी कि ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आंसर कहाँ से आया कैसे आया कोई मतलब नहीं है, अगर आंसर ठीक है तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन देखो, मेरा पर्सनली ये मानना है कि यूपीएससी को ना ब्लफ नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो एग्जामिनेशन है, ये 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है। कि चलो एक बार के लिए प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव पेपर में रट्टा मार के कोई, मान लीजिए आंसर्स पे टिक मार दिया, कुछ कर दिया, तो चलो वो पॉसिबल है। लेकिन कन्वेंशनल में वो बच्चा एक्सपोज हो जाएगा जिसके ये बेसिक्स ठीक नहीं है, जिसका राइटिंग स्किल्स ठीक नहीं है। क्योंकि कन्वेंशनल ना आपका ऊपर से नीचे तक का थॉरो चेकअप कर देता है। तो आप किसी भी तरह से ब्लफ नहीं कर सकते। आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी, आपको लिखना आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता है, तभी आप इस एग्जामिनेशन को आप टॉप मार्क्स के साथ आप वो कर सकते हो। और यही बेसिकली माइंडसेट का डिफरेंस रहेगा कि आपको किस तरीके से एक माइंड बनाना पड़ेगा, एक राइटिंग की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, जिसमें अभी हम डिस्कशन में लाएंगे कि बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो राजेश, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि देखो, स्ट्रैटेजी होती है एक, किसी भी एग्जामिनेशन को, प्रीलिम्स की आपकी कुछ स्ट्रैटेजी रही होगी, मेंस को अप्रोच करने की एक स्ट्रैटेजी रही होगी, तो कन्वेंशनल को अप्रोच करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब आपने तैयारी कैसे करी उसके, वो बताएं थोड़ा। सर, जब प्री का एग्जाम हो गया था उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए मैंने भी पुराने जो मेंस स्पेसिफिक टॉपर स्टॉक थे वो देखे थे 3 4। और उन्होंने जो जो बताया था उनमें से जो कॉमन पॉइंट थे वो निकाले, जैसे टेस्ट सीरीज हो गई, पीवाईक्यू हो गए, उनकी प्रैक्टिस हो गई बार बार, और समरी वगैरह जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बनाना। तो उनको लेके मैंने पहले अपने 4 महीने का शुरू से ही प्लानिंग बना दी थी कि अगले 4 महीने मुझे क्या क्या करना है। और लगभग मेरा ऐसा था कि मेरा एवरी वीक का मेरे पास कुछ ना कुछ टारगेट रहता था कि मैं इस तरीके से इसको करूंगा। और अच्छी बात यह भी है कि मेडी जी की जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी अपना शेड्यूल जारी कर देती है। तो उसी से मैंने सिंक्रोनाइज करके ये बनाया था कि मेडी जी के टेस्ट सीरीज के साथ साथ ही मैं अपनी प्रिपरेशन करूं। ये, और सर, फिर आगे के जैसे जैसे जो सब्जेक्ट मैंने मेडी जी में कन्वेंशनल कोर्स लिया था, तो उसमें जैसे जैसे होते थे तो वो मेरे क्वेश्चन बैंक की तरह काम हो जाता था कि जितने क्वेश्चन वहां करवाए थे कन्वेंशनल में, जो 50 60 क्वेश्चन होते थे, उसके साथ फिर मैं टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू से उनको अपडेट कर देता था सर। अच्छा राजेश, आपने ये जो मेंस की तैयारी है, कन्वेंशनल की तैयारी, ये जस्ट आपने प्रीलिम्स के पेपर के बाद शुरू करी थी, या फिर जब आप प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे थे तभी साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा आपने गेज करना शुरू कर दिया था, या फिर आपने प्रीलिम्स तक वेट किया और प्रीलिम्स के बाद ही फिर आपने वो जो 4 4 महीने का गैप जनरली मिलता है, लेकिन इस साल तो बहुत यूनिक वैसे भी हो रहा है राजेश, बिकॉज इस साल का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर है वो जनरली फेब्रवरी मंथ में हुआ करता था। लेकिन इस बारी वो पेपर डिले करके, बिकॉज रेलवेज इंक्लूड हो गया, नंबर ऑफ सीट्स वापस बढ़ गई हैं,
ऑलमोस्ट उस लेवल की नंबर ऑफ सीट्स पहुंच गई हैं जो कि प्री कोविड एरा में हुआ करती थी। तो डेफिनेटली इस बारी बच्चों को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो गेट का पेपर नहीं तो जनरली फेब्रवरी मंथ में ही बच्चा पहले तो ये डाउट में रहता था कि मैं गेट के पे फोकस करूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम से फोकस करूं। लेकिन इस यस बारी सर। बच्चे को पूरा मौका मिल गया, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है 8th ऑफ जून को यस और सर। मेंस का जो एग्जाम है 10th ऑफ अगस्त को है। तो इस बारी वो 4 महीने का जो गैप मिलता था बीच में, वो 4 महीने की गैप की बजाय इस बारी सिर्फ 2 ही महीने का गैप मिलेगा बच्चों को। तो इसके बारे में राजेश आपका क्या सोचना है? बिकॉज हर साल की से ये साल डिफरेंट है। तो यस जो सर। स्ट्रेटेजी हम पिछले पुराने सालों में यूज किया करते थे, इस साल हमें थोड़ा सा उसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। बिकॉज शायद 2 महीने का टाइम उतना सफिशिएंट ना हो मेंस के पेपर की तैयारी करने के लिए। तो आपका क्या सोचना है? क्या बच्चे को जस्ट गेट के पेपर के बाद ही प्रीलिम्स की तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके साइड बाय साइड मेंस की भी थोड़ी तैयारी शुरू कर दे, या फिर प्रीलिम्स खत्म हो जाने दें उसके बाद ही मेंस पे लगे? सर जैसे मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी तो मुझे लगा था कि एटलीस्ट 4 महीने तो जरूरी होते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसमें हमें अपनी आंसर राइटिंग पे भी काम करना होता है। फिर बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि जनरली वो थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, राइट। जिनमें मेंस स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, तो उन्हें भी हमें अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए हमें लगभग 4 महीने तो चाहिए होते हैं। तो इस बार क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही महीने हैं प्री और मेंस के बीच में, तो अभी का जो मार्च और मिड अप्रैल तक का है लगभग 1 से 1.5 महीना, ये हम मेंस स्पेसिफिक और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि फिर लास्ट में तो उन 2 महीनों में ज्यादा दिक्कत ना आए। बिल्कुल। सेम इज माय ऑब्जर्वेशन। आई वांट टू ऐड अप इट टू दिस कि देखो, जो भी बच्चा इस साल के पेपर को टारगेट कर रहा है, गेट का पेपर उसने दिया होगा, ऑलरेडी उसका एक अच्छा खासा टेक्निकल पोर्शन जो है वो कवर्ड अप है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको, जैसा राजेश ने बोला, कि मिनिमम 4 महीने तो रिक्वायर्ड होते ही है, क्योंकि यस आपको टेस्ट भी लेना है, आपको राइटिंग करनी है, आपको अपनी प्लानिंट करनी है, सब्जेक्ट्स को आपको सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, वो भी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद एक फीडबैक लूप भी लगाना है, आपको इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, कैसे मेरे को पेपर को अप्रोच करना है। तो ये सारी की सारी चीजों को करने के लिए ना, हमें 4 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। तो इस साल के बच्चों को हमारा गाइडेंस ये होगा कि आप जो मिड मार्च है, या फिर इस साल का मेडीजी का, जैसे राजेश ने भी कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम, जो कि सबसे टॉप एंड प्रोग्राम है मेडीजी का, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चाएं करेंगे कि उस बैच ने इनकी कैसे मदद करी। वो बैच भी अभी 24 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मेडिजी भी ये बात जानता है कि बच्चे को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम को 24 से ही स्टार्ट कर दिया है, ताकि कोई भी बच्चा साइड बाय साइड प्रीलिम्स की भी तैयारी कर चलता रहे, और साइड बाय साइड थोड़ा एक कन्वेंशनल अप्रोच भी उसके साथ चलता रहे, ताकि जो 2 महीने का गैप है वो एक सफिशिएंट बन जाए, क्योंकि आपकी पहले से भी तैयारी रहेगी, कुछ मेहनत आपने पहले भी कर रखी होगी। तो वो जो 2 महीने का गैप है वो आपको इतना कम नहीं लगेगा, आप आराम से उसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि राजेश ने मेडिजी के बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल किया था। इवन मुझे याद है कि इनका इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसको आईजीपी कहते हैं, तो उसमें मॉक इंटरव्यू में आई वाज वन ऑफ द पैनल मेंबर्स जिन्होंने यस इनका सर। इंटरव्यू लिया था। तो हम लोगों ने इंटरव्यू में आपको कितने दिए थे राजेश, हमारे सर वन पैनल ने? 132 मार्क्स, 6 मार्क्स एक 132। गिवन। हाँ। ओके, ग्रेट। और फाइनली भी आपके आई थिंक 130 मार्क्स ही रहे। हाँ 132 सर। देखो, प्रभु की मतलब आशीर्वाद से जो बोला गया वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर वेराइटी, एंड 130 मार्क्स इन इंटरव्यू इज अ वेरी नाइस मार्क्स। मैं थोड़ा कोर्सेज के बारे में बता दूं ताकि आपको और राजेश का थोड़ा बैकग्राउंड पता चले। राजेश ने कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम जो मेडिजी का है वो एनरोल किया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें ये एनरोल थे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो इन्होंने ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट करी है, और जो मेंस की कन्वेंशनल की टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन मोड में इन्होंने अटेम्प्ट करी है।
बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कन्वेंशनल की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में कैसे अटेम्प्ट करी जाती है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। पोस्टल स्टडी पैकेज इन्होंने ले रखा था, टैबलेट कोर्स के भी स्टूडेंट है ये मेडिजी के, और क्लासरूम की टेस्ट सीरीज तो है ही, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैंने आपको बताया वहां पर भी ये एनरोल है। तो राजेश, जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम है मेडिजी का, उसने आपकी किस तरीके से मदद करी, या फिर आपने अपनी तैयारी को, जो कन्वेंशनल की तैयारी है, उसको कैसे जेलअप किया मेडिजी के कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर जैसा कि ये था कि टीम में कुछ कुछ टॉपिक छूट जाते हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो उनको भी ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम हेल्प कर देता है। और ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देता है हमारी प्रिपरेशन को। क्योंकि कई बार हम जब प्री की प्रिपरेशन करते हैं या जाए गेट की करते हैं, तो हम क्वेश्चंस को एक तो वो जितना कम स्पेस होता है उतना कम यूज करके लिखने के आदी हो जाते हैं। तो जब हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक वो हो जाता है कि हमें लिखना कैसे है, कि क्या क्या डाटा लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायग्राम बनाना है तो हमें डायग्राम को किस तरीके से उसको और अच्छे से मॉडिफाई करके दिखा सकते हैं। तो एक तो वो हो जाता है, उसमें हेल्प हो जाती है सर। इसके अलावा क्योंकि लगभग हर सब्जेक्ट पे 50 से 60 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली सारी वेराइटी के एक एक क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक हमारे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी हैंडी हो जाता है। क्योंकि हम केवल थ्योरी पढ़ के मेंस में अच्छा नहीं कर सकते हैं। चाहे हमें कितने भी फॉर्मूले याद हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक हमें क्वेश्चंस वो देखे हुए नहीं होंगे, तो नए क्वेश्चंस वहां नहीं लगा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करने में भी इसकी काफी आसानी हो जाती है देखिए, कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी एक अप्रोच डिफरेंट होती है। उनका जो एक माइंडसेट होता है उसको क्रैक करने का, कन्वेंशनल क्वेश्चन का, वो एक डिफरेंट अप्रोच होता है। सो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम में आई थिंक मेडीजी के सारे ही टीचर्स, सिविल सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, या टीचर्स के अपने भी कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के माध्यम से ना बच्चे को एक अच्छा हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लासरूम में करवाए जाते हैं। तो ये उससे बच्चे की राइटिंग की आदत भी इंप्रूव हो जाती है बहुत। जैसे मैं अपनी क्लासेस की बात करूं तो हम जनरली बच्चों को ये बात बताते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर में तो किसी को भी आदत नहीं होती है कि इस जैसे हम कोई डेरिवेशन कर रहे हैं या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूला यूज्ड हैं, क्या क्या गिवन डेटा है। लेकिन जब हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हमें गिवन डेटा भी लिखना पड़ेगा, हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, हमें उसके इंपॉर्टेंट अजम्पशंस भी लिखने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत बारी तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई फॉर्मूला हम कन्वेंशनल पेपर में लिख रहे हैं, तो नोटेशंस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं काफी बार। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, तो मैं डब्ल्यू सिंबल यूज करता हूं स्पेसिफिक वेट के लिए, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट बुक ऐसे हैं वो गामा सिंबल यूज करते हैं स्पेसिफिक वेट के लिए। ये तो कन्वेंशनल पेपर में जो पेपर चेकर है ना, वो तो नहीं जानता ना कि आप डब्ल्यू को मतलब डब्ल्यू का जो नोटेशन है वो आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो बहुत बारी, जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई, या डब्ल्यू रो जी एच बार, समथिंग लाइक दैट, आपने कुछ लिखा, तो कन्वेंशनल पे भाई ऑब्जेक्टिव में तो आपने आंसर निकाल दिया कैसे भी करके, बहुत बढ़िया, आपका नोटेशन, आपको सुहाए, ले जाइए। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेपर चेक करेगा उसको समझ में आना चाहिए कि आप इस फॉर्मूले में गामा सिंबल आपने किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो काफी बार ये सब चीजें भी हो जाती हैं। तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको एक पूरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है कि आखिर एग्जाम आता कैसे है। आपने कुछ ऐसी भी स्ट्रेटेजी यूज करी थी राजेश के मेडिजी में, जैसे कोई मान लीजिए थ्योरी ऑफ मशीन चल रहा है, आरएसी चल रहा है कन्वेंशनल बैच में, क्या आपने अपने सेल्फ प्रिपरेशन को भी इसी ऑर्डर में आपने प्लान किया था, या फिर आपने कुछ और स्ट्रेटेजी यूज करी थी? नहीं सर, मेंस के लिए तो मैं जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस में चलता था उन्हीं सब्जेक्ट को उठाता था, क्योंकि लगभग 4 घंटे की क्लास होती थी। तो बिल्कुल। उनको लगभग वापस क्लास देखे, उसके नोट्स वगैरह बनाए। फिर उसके बाद उसके जो भी हमको वो मिलती थी वर्कबुक, उनमें से जो क्वेश्चन क्लासरूम के अलावा बच जाते थे, जो सोल्वेड क्वेश्चन होते थे, उनको एक बार करता था। उसके बाद पीवाईक्यू करता था। तो उसी के साथ साथ चलता था सारा। ओके, गुड।
सो आपने ये बैच ऑनलाइन मोड में ज्वाइन किया था या ऑफलाइन मोड में ज्वाइन किया था? सर ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में। खैर इस बैच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज जो भी टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, रियल क्लासरूम वहां पर ऑनलाइन मोड में ही प्रेजेंट करी जाती है। तो आपको यस सर। बेसिकली एक क्लासरूम टाइप वाला भी इन्वायरमेंट मिल जाता है कि क्लासरूम के अंदर जो भी रियल टाइम चल रहा होता है वही चीज कैमरे के माध्यम से आपको ऑनलाइन मोड में वहां पर प्रोवाइड करी जाती है। तो राजेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपने मेडिजी की जो टेस्ट सीरीज है कन्वेंशनल की, वो भी ज्वाइन करी थी। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ, आपने टेस्ट सीरीज की प्लानिंग कैसे करी थी? बिकॉज मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि ये आपके कॉलेज के एग्जाम की तरह नहीं है कि आपके पास इनफाइनाइट स्पेस है लिखने की, कन्वेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत सारे जैसे कॉलेज से बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, हमने उसको काटा क्योंकि हमारे पास स्पेस ही स्पेस है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शीट मांगते हैं कॉलेज के पेपर में। तो यस यहाँ सर। पर एक अलग से आपको यूपीएससी प्रोवाइड करता है जिसको हम क्यू कैप कहते हैं, है ना राजेश? क्यू यस सर। कैप। क्यू कैप का फुल फॉर्म बताओ राजेश सबको। सर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ग्रेट। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, क्वेश्चन के नीचे ना एक स्पेसिफिक स्पेस छोड़ी होती है कि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ उतने ही स्पेस में सॉल्व करना है, लिखना है, डायग्राम दिखाना है। सारी चीजें आपको उस पर्टिकुलर स्पेस में ही सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप जेलअप होते चले जाओगे, आपको ना एक आइडिया लगता चला जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कितना स्पेस लग रहा है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि गलती का कोई चांस नहीं है। एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी, आप उसको काटोगे, काटोगे तो उसको फिर से नीचे सॉल्व करने का स्पेस ही नहीं है। तो राजेश, यस। टेस्ट सीरीज के बारे में मैकेनिकल के बच्चों को पूरा टॉप टू बॉटम द स्टेज इज योर्स। आप पूरा बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट द गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। बताओ राजेश। ये सर टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टेस्ट सीरीज जैसे मैंने ऑनलाइन ले रखी थी, लेकिन फिर भी मैं A4 शीट्स पे सोल्व नहीं करता, क्योंकि A4 शीट्स हम चाहे जितना अपेंड कर सकते हैं तो वो एक उससे उतना बेनिफिट्स नहीं होता। तो मैं जो क्योंकि वहां पे अपलोड की होती थी, जो यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मिलती है, उतना ही स्पेस वो वहां पे ऑनलाइन के लिए स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। तो मैं उसी का प्रिंट निकलवाता था और उसी में मैं सोल्व करता था, ताकि अगर स्पेस की कोई कंस्ट्रेंट वगैरह हो तो हम उसे टेस्ट सीरीज में सोल्व कर लें और फाइनल एग्जाम में हमें उतनी दिक्कत ना आए। तो सर स्पेस का अगर मैं बताऊं तो फाइनल एग्जाम में जनरली नहीं आता, क्योंकि वो प्रॉपर स्पेस लेते हैं। पर अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको काट के दोबारा करने की उतना स्पेस नहीं होता। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा पेपर वन में एक क्वेश्चन था स्टाइक्योमेट्रिक एयर वगैरह निकालने वाला कि कितना एक्सेस एयर है। उसमें मैंने गलती से एक डेटा थोड़ा सा लेने में मिस्टेक कर दी थी। और जब फाइनल आंसर आते हैं तो जनरली हमें पता होता है कि किस रेंज में आना चाहिए। तो जब वो उसके बाहर गया तो समझ आ गया था कि गलत हुआ, लेकिन अब उसको काट के मैं वापस नहीं कर सकता था। तो फिर उसी में मुझे थोड़ा बहुत काट काट के ऊपर नीचे करके करना पड़ा। तो उसे एक तो वो प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है, और दूसरा अगर मेरे को उसमें 18 से 19 मार्क्स मिलते 20 में से, तो शायद 14-15 मार्क्स मिले होंगे। तो वो भी होता है, तो उसका एक्यूरेसी का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो इन सब को ध्यान रखने के लिए टेस्ट सीरीज सर काफी हेल्पफुल होती है। अच्छा, टेस्ट सीरीज की बात चल रही है तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि टॉपर अपना आंसर किस तरीके से लिखता है। तो राजेश मेडी जी के ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी इन्होंने। तो हमारे पास इनके कुछ सैंपल टेस्ट हैं जो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। तो अभी मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को राजेश की शीट्स दिखाई देने लगेंगी और मेरी आवाज आ रही होगी। तो राजेश, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि ऑनलाइन मोड में भी आप बहुत आराम से अपनी मिस्टेक्स को इवेलुएट कर सकते हो मेडीजी की टेस्ट सीरीज के मदद मदद से। तो जैसे ये क्यू कैप जो है राजेश, वो कुछ इस प्रकार से हमारे बच्चों को दिख रहा होगा। क्यू कैप कुछ इस प्रकार से मेडीजी की आती है। तो अगर यस आपने टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन मोड में भी ज्वाइन कर रखा है
तो आपको ये क्यू कैब मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करते हो। राजेश, कैन यू प्लीज टेल अस द स्टेप के ऑनलाइन मोड में आपने कैसे यूज किया इसको? सर ये पोर्टल पे अपलोड होती है क्यूपेब, तो उसको डाउनलोड करके मैं प्रिंट करवा लेता था। और फिर इसको हम्म। वापस, हाँ, जैसे जैसे मेरे को जो जो क्वेश्चन सोल्व करने होते थे 8 में से 5, वो सोल्व करके फिर इसको स्कैन करके वापस पोर्टल पे अपलोड करने का ऑप्शन होता है, तो वहां पे अपलोड कर देता था। तो ओके, जनरली ग्रेट। हाँ, ऑफलाइन के जैसे ही होता था, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता था कि क्योंकि अब हमें खुद से प्रिंट करवानी पड़ती थी ऑनलाइन में। बिल्कुल। सो देखिए बच्चों, टेक्नोलॉजी का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है कि आप जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, अब आप देख सकते होगे बच्चों कि क्यू कैप बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हाइड्रो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, यस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह कुछ निकालना है, कैलकुलेशन करने को कह रहा है। तो आप देख सकते हो कि डायग्राम ऊपर है और नीचे स्पेस छोड़ रखी है। ठीक है, तो लगभग 1.5 पेज की स्पेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोड़ रखी है। ये सर इसमें इसमें इन्हें जैसे 12 नंबर मिले हैं। हम इस बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज्यादा फायदेमंद है या फिर क्या। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें देख पा रहा हूं कि स्पेस बचाने के लिए राजेश आपने जो डायग्राम क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है उसी को यूटिलाइज कर रखा है। ये सर जब मैंने देखा कि इसमें स्पेस बहुत कम प्रोवाइड था, और हम्म। जनरली क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में थोड़ा सा स्पेस यूज हो जाता है, तो मैंने फिर उसी में डायग्राम में अपने फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स वगैरह दिखा दिए, और वहीं पे सर डायग्राम को उसी का यूज कर लिया नया बनाने के बजाय। और फिर ऊपर अजम्पशन वगैरह लिखने थे, तो ऊपर ही जो बॉक्स है वहीं पे बना के लिख दिया, क्योंकि उतना स्पेस होता था नहीं इस क्वेश्चन में। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी। ये देखो कितनी बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ से है कि अगर आपको लगता है, क्योंकि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई डायग्राम है और आपको लगता है कि अगर मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा तो स्पेस मेरा जो है वो कम पड़ जाएगा, तो यहां से लर्निंग ये है कि पेपर के अंदर ही जो डायग्राम दे रखा है, आप उस डायग्राम के अंदर ही अपने कैलकुलेशंस को, थोड़े फोर्सेस को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा शीट आगे बढ़ा देता हूं। अच्छा राजेश, यहां पर थोड़ा सा ये भी डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे ये अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये सर। तो हम सब जानते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं अगर, और आंसर अगर ठीक है, तो पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कितना भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना कर लो, लेकिन पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं। तो ये आपका सर। क्या समझ है इस बारे में राजेश? ये सर जैसे जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें अगर हम पूरा डायग्राम वगैरह बनाए प्रॉपर, उसमें जो जो पूछा है वो सारे पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, तब जनरली जैसा बाकी सब बताते हैं, जैसा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि 8 to 10 मार्क्स से मिलेंगे अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स से ऊपर हम्म। लाना बहुत मुश्किल है थ्योरी वाले क्वेश्चन में। तो इसमें भी मैं ऐसे करता था कि मैं पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट फॉर्मेट में लिख दूं, और जो जो इंपॉर्टेंट लास्ट में कंक्लूजन निकलते हैं उनको मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं, ताकि वो कोई एग्जामिनर है वो हॉरिजॉन्टल ना पढ़ के वर्टिकल पढ़ के भी समझ आ जाए कि जैसे उसने वर्किंग पूछा है, तो वर्किंग में बॉक्स बना दिया ताकि उसको सीधा दिख जाए। और हम्म। उसमें जो इक्वेशन बनी उसको बॉक्स में बंद कर दिया, ताकि वो अगर थ्योरी पूरी ना भी पढ़े तो भी उनको देख देख के ऊपर में जितना जल्दी हो सके वो आंसर कॉपी चेक कर दे। क्योंकि जितना ओके। जल्दी एग्जामिनर आंसर कॉपी से निकलेगा उतना कम चांसेज है कि वो हमारी गलती बीच में से पकड़ पकड़ के नंबर काटेगा। अच्छा राजेश, काफी बच्चों को ये डाउट होता है कि जैसे आपने ये बॉक्स बनाकर बता रखा है कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख रखी है, क्या हम हाइलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? सर हाइलाइटर इतना तो टाइम नहीं मिलेगा वहां पे यूज करने का, बिल्कुल। और मैंने अभी तक किसी से सुना भी नहीं है कि उन्होंने हाइलाइटर का यूज किया। डबल हम्म। पेन का यूज जनरली लोग करते हैं कि एक ब्लैक ले लिया एक ब्लू ब्लू ले लिया, पर तो मैंने तो आप शेकर। आपने ब्लैक, ये देखो ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पेन कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा मेंस के पेपर में। तो आई थिंक ब्लू एंड ब्लैक। हाँ सर, ब्लू एंड ब्लैक दोनों अलाउड होते हैं, पर मैंने बल्कि तो। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आज मुझे 15 साल होने जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, मेरे ख्याल से ब्लैक पेन भी यूज करने का टाइम नहीं रह पाता है। मैक्सिमम बच्चे जिनसे मेरी बातचीत होती है, मैक्सिमम बच्चे ब्लू पेन से ही, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है कि आप पेन स्विच करो, कैप स्विच करो, ये करो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है क्या डायग्राम्स अगर कुछ बनाने हैं, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब आपको करना है, तो क्या डायग्राम्स पेंसिल से बनाने नेसेसरी है? अच्छा, बहुत सारे जैसे बच्चों को हम क्लास में देखते हैं स्केल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो लोग लाइनें वगैरह खींचने के लिए। तो राजेश जरा बच्चों को बताओ कि इतना टाइम होता है क्या हमारे पास? नहीं सर, जो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो वो हो गए जिनमें ग्राफिकल एक डायग्राम बनाने होते हैं, जैसे कि वो आगे अपना वेलोसिटी डायग्राम वगैरह या एक्सेलरेशन डायग्राम थ्योरी मशीन, तो उनमें पेंसिल और स्केल का यूज करना होता है। बाकी सब में तुम्हें सर वो जो पेन का यूज क्योंकि करता था उसमें पेन। तो जो मेजरमेंट होगा उसी से आंसर आना है। ये तो सर। वहां पर तो वो तो अलग ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गए। लेकिन जो हाँ। नॉर्मल क्वेश्चन हैं जिनमें कुछ डायग्राम फंस रहा है, उसको फ्री हैंड बनाइए, जितना फ्री हैंड जल्दी से आप बना सकते हैं। देखिए क्या कहा, ये एक डायग्राम जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो एक भाषा है। वो भाषा सामने वाले के बस समझ में आनी चाहिए कि हाँ इसको नॉलेज है, इसने ये लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग के बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही है। बस एग्जामिनर को समझ में आ जानी चाहिए इतनी आपकी ठीक ठाक हैंड राइटिंग हो रही है। ज्यादा स्टाइलिश, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो एकदम कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करेंगे, बहुत स्टाइलिश बना देंगे उस चीज को। तो मैं बच्चों यहाँ पर बता दूं, यूपीएससी में स्टाइल के नंबर नहीं है, ज्ञान के नंबर हैं। तो ये अगर आप सर। अप्रोप्रिएट लिख रहे हो, ठीक लिख रहे हो, भले ही थोड़ी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन फ्री हैंड आप डायग्राम्स बना रहे हो, आपके नॉलेज के मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नहीं सर, कुछ और अच्छा? हाँ बताओ राजेश। सर इसमें जैसे मेरी भी उतनी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, तो अगर किसी का ये ज्यादा दिक्कत आता है हैंडराइटिंग का, तो मुझे भी किसी ने रिकमेंडेड किया था कि जो अपना जेल पेन होता है ना, उससे हाँ हाँ उससे थोड़ा सा लिखे, ताकि वो दिखने में थोड़ी नोटबुक साफ सुथरी और अच्छी दिखे, क्योंकि बॉल पेन में थोड़ा दिखना में उतना प्रेजेंट नहीं होता हमको को। तो उसका बिल्कुल भी, बिल्कुल। तो वो भी ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर किसी को अच्छा लगे तो। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काफी कुछ बच्चे, भाई जो भी पेन आप लेकर जाएं, एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लू कलर का एक ही पेन लेकर चले गए आप पेपर के अंदर। आप कम से कम दो तीन पेन अपने साथ रखें। और ऐसा, अच्छा, ये हमें स्कूल टाइम में भी जब हम बोर्ड का पेपर दिया करते थे, तो हमारे भी टीचर्स यही बोला बोला करते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नया ही पेन लेकर चले जाओ, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि नए पेन से लिखने में थोड़ी रेजिस्टेंस होती है स्टार्टिंग के, यस सर। जब तक वो पूरा क्या कहते हैं, उसकी इंक फ्लो में नहीं आ जाती। तो आप पहले से इस्तेमाल किए हुए पेन लेकर जाओ थोड़ा, ताकि आप वहां पर एक फ्लो में रहो। दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यस सर। पेंसिल वगैरह का आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप डायग्राम्स बनाना चाहो तो आप पेन से भी अच्छे डायग्राम्स आप बना सकते हो। अच्छा, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं राजेश, तो काफी बच्चों के मन में डाउट होता है कि जैसे पावर प्लांट के क्वेश्चंस हो गए, आरएससी के क्वेश्चन हो गए, साइक्रोमेट्री हो गया, स्टीम टेबल हो गया, तो इन सब में हमें स्टीम टेबल की जरूरत होती है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट की जरूरत होती है। तो क्या ये सब आपको लेकर जाना होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में, या फिर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, या फिर क्यू कैब के अंदर ही आपको डेटा प्रोवाइडेड हो जाता है? सर ये टेबल वगैरह जैसे जो भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे क्यूके में ही प्रोवाइड होता है। जैसे अगर पावर प्लांट का क्वेश्चन है, तो ऊपर वो क्वेश्चन हो जाएगा, उसके नीचे क्यूके में ही वो टेबल दे देंगे। हमें ना तो ओके। यहाँ से लेकर जानी होती है, तो वो क्यूके के अंदर ही होता है सर। सो बेसिकली सारे बच्चे इस हेडेक से दूर रह सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपको इनपुट डेटा चाहिए होगा, यूपीएससी उसको पहले से ही क्यू कैब के अंदर प्रोवाइड कर कर रखेगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजेश, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं इनका पेपर फिर से, ये देखिए मेडिजी ने इनका पेपर चेक किया प्रॉपर। आप देख सकते हो प्रॉपरली पेपर चेक हुआ है। यहां पर क्या हो गया था राजेश, काफी ज्यादा कटिंग हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे सर शायद मैंने फॉर्मूला कुछ गलत यूज किया हुआ लग रहा है ओके। कि, हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हुए टाइम मैंने कुछ गलत लिख दिया था। हम्म। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बच्चों को ग्लिम्स दे रहा हूं आपके पेपर की। तो पेपर पूरा प्रॉपर चेक किया है हमारी टीम ने। प्रॉपर पेपर चेक कर कर राजेश को रिमार्क्स दिए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इनके 300 में से 153 नंबर दे रखे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी टीम ने इनको रिमार्क्स दिए हैं,
देखिए रिमार्क्स में जैसे लिख रखा है, रिप्रेजेंटेशन इज गुड, इंप्रूव योर एक्यूरेसी, बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो आप थ्योरी को फिगर के साथ, रिवाइज ऑल टॉपिक्स बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट, इंक्रीज योर स्पीड, सॉल्व मोर क्वेश्चंस। तो ये जो रिमार्क्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही आप एक देखो, दो स्तरों पे आपने कोई भी टेस्ट दिया, उसका दो स्तरों पे इवेल्युएशन हो रहा है। एक होता है सेल्फ इवेल्युएशन, और एक होता है कि जैसे मेडिजी की जो टीम है वो क्या इवेल्युएशन कर रही है। तो एक तो होता है कि बच्चा सेल्फ इवेल्युएशन कर रहा है टेस्ट के बाद कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी, मैं और बेटर कैसे कर सकता था। और एक इवेल्युएशन होता है जो मेडिजी की साइड से आ रहा है, जो कि रिमार्क्स के फॉर्म में आपने देखा। तो ये रिमार्क्स राजेश आपको कुछ मदद किए, या कुछ मोटिवेशन आया कि भाई ये जो लिख रहे हैं मैं अगली बार इस चीजों का ध्यान दूंगा। जैसे जनरली 4 से 5 दिन का गैप होता था जिस दिन हम अपलोड करते थे, क्योंकि और वापस चेक हो गए। तो एक तो काम मैं ये करता था कि जिस दिन मैंने टेस्ट दिया उसके अगले दिन मैं खुद से वापस रीचेक करता था सारे, क्योंकि सॉल्यूशन अपलोड हो जाता था। तो सारे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैं खुद से इवेल्युएट करके देखता था कि वो क्या क्या गलती हुई, ताकि एक तो मैं वो अपनी गलती अपने हाथ से पर देख लूँ, और अगर वो उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह उतना अच्छा नहीं लग रहा तो भी वो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फिर जो 3 क्वेश्चन बचे हुए होते थे उनका भी यार जनरली मैं कोशिश करता था कि सोल्व कर दूं, पर अगर नहीं भी कर पा रहा हूँ तो उन क्वेश्चंस को मैं देख लेता था, और अगर कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैं वापस अपने क्वेश्चन बैंक में उसको अपडेट कर देता था। और उसके बाद जब ये इवेल्युएट होके आते थे तो मैं अपने इवेल्युएशन से इसको मैच करता था कि अगर किसी क्वेश्चन में अपने को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे और यहाँ कम दिए हैं, तो मैं ये अब मेरे को याद हो जाता था कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए मुझे थोड़ा और इसमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, चाहे डायग्राम हो चाहे कुछ भी हो। तो ये दो स्तर पर देख लेता था मैं। गुड, ग्रेट। सो देखो, कांस्टेंट इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में प्लानिंग भी चाहिए, स्ट्रेटेजी भी चाहिए, और कॉन्टिन्यूस एफर्ट भी चाहिए। ये ठीक है, सर। ये मतलब नहीं है कि आपने बस चीज दे दी और उसको छोड़ दिया, नहीं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सही में देश के टॉप सर्विसेज में जाना चाहते हो, और अब इस साल तो इन बच्चों को बहुत ही अच्छी खबर है कि रेलवेज वापस से इंक्लूड हो गया है। तो लगभग नंबर ऑफ सीट्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो 70 के करीब, जो ये लगभग स्पेसिफाइड है वो अप्रोक्सीमेटली 70 के करीब नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो राजेश, आपके समय पे 2024 में कितनी सीट्स थी? सर जब नोटिफिकेशन आया था तो ओनली 11 सीट्स थी। ओनली 11 थी, फिर आई हाँ। थिंक ट्वाइस हो गई थी, और 24 से हाँ, 24। रिवाइज होके 23 तक पहुंच गई थी। तो अब देखो राजेश, जब इतनी कम सीटों के साथ भी उत्साह मेंटेन कर कर उन चीजों को कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो व्हाई आर यू वेटिंग, व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? अब तो नंबर ऑफ सीट्स डबल डबल से भी ज्यादा हो गई है राजेश, सर क्योंकि 3 टाइम्स 24 का हो गए। डबल भी 48 हो गई है, तो डबल डबल ट्रिपल हो गया मैटर। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर के अंदर 8 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। अब इनमें से करने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होते हैं। तो राजेश, आप ये चूज कैसे करते थे कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या मतलब आप रैंडमली पेपर को शुरू करते थे? आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी कि पेपर को मैं चूज कैसे करूंगा? अच्छा, उसके बारे में भी बताएं, जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा अटेम्प्ट कैसे करोगे उस अप्रोच को बताओ। सर जैसा कि 8 क्वेश्चन होते हैं उनमें से दो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन हमको चूज करने थे, दोनों सेक्शन में से एटलीस्ट एक एक चूज करना होता है। तो सबसे शुरू के 10 से 15 मिनट में मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं पहले 3 क्वेश्चन चूज कर लूँ, ताकि फिर अगर बीच में कोई क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो फिर लास्ट में आते आते हम इतने स्पीड में करने लग जाते हैं कि क्वेश्चन सही से चूज नहीं कर पाते। तो मैं शुरू के 10-15 मिनट में तीनों क्वेश्चन चूज कर लेता था। और चूज करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही होता था कि उनमें से कौन से क्वेश्चन है जिसमें मैं मैक्सिमम मार्क्स ला सकता हूँ। तो जनरली मेरा यही रहता था कि मैं न्यूमेरिकल को थ्योरी के ऊपर प्रेफरेंस देता था। चाहे अगर मुझे 3 थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी दूसरे क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल मुझे पूरे आ रहे हैं और तीसरा थ्योरी वाला है जिसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो भी मैं वो 2 न्यूमेरिकल वाले चूज करता था। क्योंकि अगर वो सही हो गया तो भी मुझे पता है कि 38-39 तक दे देंगे वो मार्क्स। लेकिन अगर मैंने तीनों थ्योरी वाले चूज किए तो अगर उनमें 15-15 भी देंगे तो 40 से 45 तक पहुंचेंगे।
तो मैं तीसरे, अगर जैसे दो न्यूमेरिकल वाले थे वो अगर पूरे करेक्ट हो गए, तीसरे वाले में कुछ भी लिखा तो भी 10 मार्क्स के अराउंड मिल जाएगा। अगर उसे रिलेवेंट लिखा तो भी मैं 45 प्लस इसमें ला सकता हूँ। तो यही रहता था कि मैं न्यूमेरिकल को थ्योरी के ऊपर प्रेफरेंस देता था। तो जैसा राजेश कह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे न्यूमेरिकल्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर द थ्योरी, अगर यस। चॉइस की बात है। क्योंकि अगर आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने ठीक बना दिया तो आपको वहां पर फुल मार्क्स मिलने का पूरी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन थ्योरी में आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लीजिए, वहां पर फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और फिर लिखने का काम भी पूरा प्रॉपर ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो इन्होंने कहा। बहुत सारे बच्चों को ना एक आदत होती है कि मेरे पास जैसे ही पेपर आया और मैं तुरंत बिना कुछ प्री विजुअलाइज किए, बिना कुछ सोचे कि मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, किसको चूज करना है, बच्चा बस देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन आसान है, चलो शुरू हो गए हम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपको चूज करना है क्वेश्चंस को, तो आप पहले आराम से 5 से 7 मिनट क्वेश्चन पेपर को देखें। क्वेश्चन पेपर को देखें कि इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन देखो, एक तो कंपलसरी क्वेश्चन हो गया पेपर 1 में या पेपर 2 में, कंपलसरी क्वेश्चन तो करना ही है। लेकिन बाकी के क्वेश्चन में आप आराम से रीड करें पहले 5 7 10 मिनट। इवन अगर 10 मिनट भी आप दे देते हो, 10 से 15 मिनट भी दे देते हो, तो देखो इस चीज का कोई फायदा नहीं है ना कि आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और फिर मिड ऑफ द क्वेश्चन में आपको लग रहा है यार ये तो सब गलत हो गया, ये तो मेरे से बन नहीं रहा। तो जितना टाइम आप वहां पर बर्बाद करोगे उससे कई गुना बेटर है कि आप आराम से 5 10 मिनट आप अपना स्ट्रेटेजाइज कर लो पेपर के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों को ये बता दूं, ये हम भी अपने समय में इस्तेमाल किया करते थे। कोई भी क्वेश्चन अगर है तो कुछ भी लिखने से पहले, क्योंकि आपके पास स्पेस लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, और एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखनी है, तो कोई भी क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे हो तो पहले से माइंड के अंदर उसको प्री विजुअलाइज कर लो कि इतने स्पेस में अजम्पशंस लिख दूंगा, इतने स्पेस में गिवन डेटा, इतने स्पेस में मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, और इतने स्पेस में मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। क्योंकि माइंड फिर उसी हिसाब से काम करने लगता है कि यार यस इतने सर। इतने इतनी जगह है और मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी, मेरे को आराम से इसको करना है। राजेश, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस। ये सर, हाँ, इसी तरह हमें पहले विजुअलाइज करना है। जैसे मैंने भी वो पहले क्वेश्चन में देखा था कि स्पेस कम है तो डायग्राम को वहीं पे यूज कर लिया था। तो इसी तरह जब हम एक बार टूके को पलट के देख लेते हैं कि इसमें कितना स्पेस दिया हुआ है, और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन को अप्रोच कर लें। और अजम्पशंस की हम एक सेपरेट साइड में हेडिंग बना देते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन जैसे जैसे हम सोल्व करते जाएंगे और बीच में जैसे भी हमें कुछ नया अजम्पशंस याद आएगा तो हम उसमें अपेंड करते जाएंगे। तो अजम्पशन को थोड़ा साइड में बना दें तो अच्छा है, और एक दो लाइन उसके नीचे छोड़ दे तो, क्योंकि एक साथ सारे एजम्पशन कई बार याद भी नहीं आते। राइट, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो बीच बीच में सॉल्व करते वक्त हमें याद आता रहता है कि ओ इसमें तो स्टेडी फ्लो का भी एजम्पशन होना चाहिए, इसमें तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का भी एजम्पशन लगेगा, इसमें तो लेमिनार का भी एजम्पशन लगेगा। तो आप ऊपर से, जैसे मैंने अभी इनका क्यू कैप दिखाया था, ऊपर आराम से अजम्पशन लिख दीजिए, और उसको आप जो जो आपको याद आता रहे आप उसको उसमें लिखते चले जाइए। और लास्ट में मेरे को राजेश की बॉक्स वाली स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को ना आई कैच करनी है एग्जामिनर की मेन मुद्दे पे। ये सर। राइट, कि भाई मेन मेन चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, वर्किंग यहाँ लिख रखा है, ये लिख रखा है, तो उसको थोड़ा बॉक्स में बंद कर दोगे तो आई कैच करेगा वो एग्जामिनर का। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा और राजेश, एक, हाँ बताओ। सर, क्वेश्चन चूज करने में हम एक ये भी कर सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 100% आएंगे ही। जैसे हम हम्म। रोबोटिक्स में बात करते हैं तो डीएच पैरामीटर्स पिछले लगभग 8 साल का उठा के देखें तो एक बार 23 में नहीं आया, उसके अलावा हर साल डीएच पैरामीटर्स पे क्वेश्चन आता है। जैसे इस साल भी तीनों जो हमें क्वेश्चन चूज करने थे, तीनों में एक एक पार्ट में डीएच पैरामीटर्स या जो अपना काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन होता है, रोबोटिक्स काइनेमेटिक्स, उनके थे। तो अगर इनको हम पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे कि क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा और इस ये बहुत लेंदी भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा इस पे एक्स्ट्रा टाइम लेके प्रिपेयर कर लें तो जब ये आएगा तो इसको चूज कर लेंगे। तो ये भी थोड़ा सा हो सकता है सर। ओके राजेश, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। ये सर। बिकॉज हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, कन्वेंशनल पेपर है हमारा।
तो टाइम को आपने कैसे मैनेज किया पेपर के अंदर? सर जैसे मेरा एक्यूरेसी पे थोड़ा अधिक फोकस था, तो मैं अटेम्प्ट उतना नहीं करता था। यहाँ टेस्ट सीरीज में भी मेरा अटेम्प्ट ज्यादा नहीं जाता था। तो वहां पर भी, अगर जहां तक मुझे याद है, कि पेपर वन में मेरा 220 के अराउंड अटेम्प्ट था, पेपर टू में अराउंड 250 का अटेम्प्ट था, टोटल 470 का अटेम्प्ट था। तो यही था कि मैं जितना है अटेम्प्ट कम करूंगा, लेकिन जितना है उसको एक्यूरेसी के साथ करूंगा, तो अराउंड 400 तक अचीव किया जा सकता है। तो दोनों में मैं टारगेट यही लेके चला था कि 200 प्लस 200 लेकर आने हैं। लेकिन पेपर वन में मेरा अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि टारगेट मेरा 250 का रहता था, लेकिन वहाँ 220 का अटेम्प्ट कर पाया। तो उसकी वजह से 15-20 मार्क्स वहां पे कम रह गए। तो पहले से ही हमें पूरा प्लान करके जाना है कि लगभग कितना अटेम्प्ट करेंगे, कितना का टारगेट लेके जा रहा हूँ। तो उनको जितना हम पहले से प्लान करके जाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा सर। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू द प्लानिंग पार्ट। और वहीं पर टेस्ट सीरीज, आपका कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम, जो बैच है, वो सारी चीजें ना एडअप होती रहती है। बच्चे को ये जी बात सर। समझ में नहीं आती, लेकिन टेस्ट सीरीज, कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम, टीचर का गाइडेंस, सीनियर से बातचीत, ये सारी चीजें एडअप होती चली जाती हैं, एंड दे एड अप टू बिकम पार्ट ऑफ योर सक्सेस फॉर श्योर। बिकॉज दिस कैनॉट बी डन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे, क्यू कैब में अटक जाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट में अटक जाओगे, आप डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको अटक जाओगे, आप चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में अटक जाओगे। सो अगर आपको ना, ऐसे होना चाहिए, कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं और वो आपके माइंड में पहले से टिक है कि मैं पेपर के अंदर ऐसे 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 इन चीजों को निपटाता चला जाऊंगा। टिक बॉक्स, आपको चेक चेक बॉक्स जिसको कहते हैं, तो आप टिक करते चले जा रहे हो। वहां पर सोचने का आपके पास टाइम नहीं है कि भाई ये चीज है तो मैं इसको कैसे करूंगा, आप वहां सोचने लग गए हैं। नहीं, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इतनी कॉन्टिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, इतना मोमेंटम आपका होना चाहिए कि आपको ना पहले से ही पता हो कि ये चीज है तो इसको ऐसे करूंगा। राइट। ओके। नाइस। स्पेस के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, रेलेवेंसी की बात करी, टेस्ट सीरीज की बात कर ली है, टाइम मैनेजमेंट की हम लोगों ने बात करी है। अभी कुछ दिन पहले मतलब एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा कि सर, और ये होता भी है, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन होता है बड़ा छोटा सा, लेकिन वो आ जाता है 20 नंबर में। ऐसा जी काफी सर। बार हो चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में कि आपको खुद देखकर शौक आ जाता है कि 20 नंबर में मैं इसमें लिखूं क्या, इसमें यस सर, करने ऐसा। को क्या है। क्योंकि कभी यस। कभार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, लेकिन जो गेट में 2 मार्कर टाइप क्वेश्चन है वो आ गया, या फिर लिखने को उस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा जाए, राजेश? सर इसमें यही होता था कि अगर मैं फिगर बना सकूं तो सबसे पहले तो वो बना देता था। उसके बाद जो गिवन वाला है उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा बढ़ा कर लिख देता था। फिर अगर फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ तो उसमें भी कोशिश करता था कि उसमें भी अगर मैं कुछ स्पेसिफाई कर सकूं तो कर दूं। और फिर हर स्टेप को मैं बताता हुआ चलता था, कि कम से हम्म। कम इतना तो ना लगे कि वो बहुत ही छोटा दिख रहा हो, दिखने में कम से कम वो बिल्कुल। अच्छा दिखे। हम्म। पूरा पूरा इलेबोरेट, जितना इलेबोरेट कर सकते हैं उतना इलेबोरेट करें। कम से कम जो स्पेस दे रखी है वो भर जाए, एटलीस्ट हाँ इतना सर, कर दें। थोड़ा दिखने अच्छा। में अच्छा इस लगने लगे 20 मार्क्स का। अच्छा राजेश, इसके अपोजिट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके मार्क्स होते हैं 10-12, लेकिन उनका सोल्यूशन होता है अच्छा खासा लंबा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए? सर ऐसे तो जब हम पीवाई को लगाते तब हमें समझ आ जाता है कि कौन सी क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि थ्योरी ऑफ मशीन्स में इस बार भी एक क्वेश्चन आया था कुछ केम्स एंड फॉलोअर्स पे। और हम्म। उनको हमें कक्कड़ सर ने करवाते टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन आए तो तुम आते हुए भी इसे अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि जब हम पीवाई को में भी 2-3 बार लगाए थे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन में चूज कर लेना होता है। तो ये जब हम पीवाई को लगाएंगे तब समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकेंगे, कौन कम है। ओके। राजेश, आपने पीवाईक्यू की बात करी, तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम है वो तो आपने किया ही किया, उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स, वो सब भी इस्तेमाल करी क्या आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान? नहीं सर, मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का यूज नहीं किया था। मैंने जब पेई की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम मेरे पास पोस्टल पैकेज था मेडीजी वाला।
तो उसमें कुछ कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग टेक्स्ट बुक से वो उठा के दिए हुए होते हैं। तो प्री से पहले मैंने वो लगाए हुए थे। प्री के बाद तो मैंने बस जो अपना कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की वर्कबुक होती है, उसके बाद ईएसी और सीएससी के 23-23 साल की पीवाईक्यू की बुक होती है मेडिज की, बस वो लगाई थी सर। ओके, ग्रेट। हाँ, बस एक टॉपिक पावर प्लांट के लिए, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा इश्यू आता था क्वेश्चन सोल्व करने में, तो उसके लिए मैंने पीके नाम का यूज किया था पावर प्लांट का। तो सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए यूज कर सकते हैं अगर कुछ ज्यादा इश्यू आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं यूज किए थे। देखिए, मैं अपने प्रिय छात्रों को ये बताना चाहता हूं कि हर टॉपर यूनिक होता है अपने में। हर टॉपर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मैच खा जाता है। तो हो सकता है कि राजेश ने रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन कोई और दूसरा टॉपर जिनको जिनसे अगर आप बातचीत करें तो वो बोलेंगे कि हमने तो भाई टेक्स्ट बुक के पीके नाक के क्वेश्चंस लगाए थे, हमने तो थर्मोडायनेमिक्स पूरी पीके नाक से सॉल्व करी। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि हमने तो सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिर्फ पीवाईक्यूज ही हम लोग सॉल्व कर कर गए। तो देयर इज नो प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी, नहीं होती है कुछ भी किसी भी पेपर में, खासकर इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोई भी प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन आज का ये जो वीडियो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक सिंगल प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो फाउंडेशन पिलर्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। ये तो सर। आज का ये जो वीडियो है ना, वो बेसिकली बच्चों को फाउंडेशन पिलर्स के बारे में बताने के लिए। अब फाउंडेशन पिलर्स क्या है? भाई आपको पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने। फाउंडेशन पिलर क्या है? कि आपको प्लानिंग करनी ही करनी है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही बनानी है। फाउंडेशन पिलर क्या है? फाउंडेशन पिलर है कि आपको टेस्ट सीरीज देखनी ही देखनी है, क्यू कैप का इस्तेमाल कैसे करना है। अब इसके अलावा किसी बच्चे ने कुछ इस्तेमाल किया, किसी बच्चे ने कुछ इस्तेमाल किया, किसी की कुछ अप्रोच रही, वो सबकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो फाउंडेशन पिलर्स हैं टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम, राइट? द माइंडसेट विल रिमेन द सेम। अच्छा राजेश, एक और हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गेट देकर इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपीयर होते हैं, तो बच्चों को ना वो वर्चुअल कैलकुलेटर की आदत होती है। और जो हमारा मेंस का पेपर है, ये प्योरली जो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, मेरे पास अभी यहाँ कहीं नहीं पड़ा है। जो मेरे साइंटिफिक पास कैलकुलेटर होता है, पड़ा है तुम्हारे ये पास? वाला। दिखाओ। हाँ, ये वाला। तो इस पे प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल ये है मेरा कि कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है पेपर के अंदर, और आपको अगर अपने कैलकुलेटर पे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है तो वो कैसे किया जाए, बताएं राजेश। सर, जैसे ही हमारा प्री निकल जाता है, उसके बाद जो ही मेन के हम स्टार्ट करें, तो हमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई भी एक उठाना है, और फिर पूरी प्रिपरेशन उसी कैलकुलेटर से करनी है, ताकि क्योंकि सबके अपने कमांड अलग अलग होते हैं, तो एक पे हाथ बैठ जाए। जैसे मेरा था 991EX वाला केशियो का, हम्म। तो मैंने इसी का यूज किया। तो जब हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कुछ इक्वेशन आ रही है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो इनको हम कैलकुलेटर से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जब हमें ऐसी कोई इक्वेशन आए और हमें पता नहीं हो कैसे कैलकुलेटर से सोल्व करें, तो हम सिंपली गूगल कर लेंगे, और उनमें जो भी 2-3 वीडियो आएंगे उनमें से कोई भी एक वीडियो उठा के देख लेंगे, और उनके एक सिंपली कोई कहीं पर भी नोट्स वगैरह बना देंगे, क्योंकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और जब हम 2-3 बार वैसी इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो फिर हमें अपने आप कमांड याद हो जाएगी। तो एक तो वो कर सकते हैं सर कैलकुलेटर से स्पीड बढ़ाने के लिए। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो, दो पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूं जो राजेश ने बोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, चाहे 991 MS है, 991 ES है, जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका हाथ सेट होना चाहिए उसके ऊपर। तो अपनी पूरे प्रिपरेशन के दौरान आप एक ही कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ताकि आपका उसके ऊपर मतलब फोर्टे आ जाए आपकी, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेंथ आ जाए, ताकत आ जाए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो जैसे कोई बड़ी सी इक्वेशन है, कुछ इंटीग्रेशन है, कुछ डिफरेंशिएशन है,
तो बहुत सारे हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास ट्रिक्स होते हैं इन इक्वेशंस को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के। तो इसके ना डुअल फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, ज्यादा एक्यूरेट आएगा, रेंज के अंदर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आंसर भी ठीक आएगा। तो ऐसे ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीकर आते हैं, गेट का पेपर हो गया, बच्चों को पता नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, मैट्राइसेस। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैट्राइसेस की तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके इक्वेशंस, 2 डिग्री इक्वेशंस, 3 डिग्री इक्वेशंस, साथ ही साथ आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए, उस पे आपका हाथ, महारत, हाथ सेट होना चाहिए, महारत सेट होनी चाहिए। तो उसके लिए राजेश ने क्या बताया कि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च करें कि भाई इंटीग्रेशन कैसे यूज किया जा सकता है, तो आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, कोई वीडियो मिल जाएगा। तो एक बारी अगर आपको पता चल गया कि भाई इस तरीके से मेरे को इस चीज को इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इस वाले टेस्ट में, अगले टेस्ट में भी इंटीग्रेशन का ही कोई और क्वेश्चन आ गया, तो जो आपने सीखा है पिछले टेस्ट में कि कैसे ट्रिक को इस्तेमाल करना है, उसको नेक्स्ट पेपर में आप प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतना ज्यादा बेटर होते चले जाओगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट? यस तो सर। राजेश, आई थिंक हम लोगों ने काफी ज्यादा चीजों पे चर्चाएं कर ली हैं बच्चों के साथ। मैं दो तीन आपसे सवाल पूछूंगा लास्ट में, टू रैप अप दिस सेशन। आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके हिसाब से आपकी इस पूरे मेंस के प्रिपरेशन की जर्नी में, मतलब कुछ यूनिक पॉइंट ऐसा जो आप बच्चों को, आने वाले बच्चों को बताना चाहो कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या चीज है जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्या चीज है जो कि आप मतलब एडवाइस देना चाहोगे आने वाले स्टूडेंट्स को? सर मेंस में सबसे अच्छा यही है कि ये इसमें जितनी हम प्रिपरेशन करते हैं उतने मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम 3 महीने प्रिपेयर करेंगे उसके बजाय हम 5 महीने का करें तो उसके डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। जैसे प्री में तो ये हो जाता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर नहीं होता। तो जो अपनी मेंटल मैथ की स्पीड है या बाकी स्पीड्स कितनी है, उसके उसकी वजह से एक अपर कैप लग जाती है कि हमारे इसके ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेंस में हम हर अटेम्प्ट में भी मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेंस की प्रिपरेशन को हमें थोड़ा अच्छे से प्लानिंग करके करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम 400 450 तक भी ला सकते हैं। जैसे इस बार भी शायद 480 के अराउंड है टॉपर्स के मार्क्स। तो मेंस में हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो एक अच्छी लीड बन जाती है। राजेश ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर मार्क्स यू गेट, ये सीधा गेम है। ये यस सर। सीधा गेम है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रिपेयर करके जाओगे, मेंस के पेपर में 100% आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा इंप्रूव होते चले जाएंगे और बेटर होते चले जाएंगे। सो इट इज अबाउट, हर दिन आपको खुद, किसी और से तो स्पर्धा है नहीं, आपकी खुद से ही स्पर्धा है कि आपको पिछले अटेम्प्ट से बेटर टेस्ट सीरीज में अगला अटेम्प्ट देना है, बेटर प्रिपेयर करके जाना है, बेटर आपको देखना है कि कैसे मैं विजुअलाइज करूंगा, क्या क्वेश्चन की मेरी चॉइसेस रहेंगी, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे स्पेस को मैनेज करना है, कैसे मेरे राइटिंग स्किल्स हैं। ये सारी की सारी चीजें जैसे जैसे आप इंप्रूव करते चले जाओगे, फॉर श्योर आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते चले जाएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है, conventional examination is the game changer in engineering services examination, कि आपका सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा। यस। राजेश, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। बल्कि काफी हद तक आपकी रैंक भी कन्वेंशनल में जिन्हें मार्क्स आते हैं उससे डिसाइड हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल, इसमें इसमें बहुत बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल। सो अगर इवन आपके प्रिलिम्स भी मान लीजिए थोड़ा बिगड़ गया, थोड़े मार्क्स कम रह गए, तो पूरे जी जान से आप देखिए, यूपीएससी की यही तो अच्छी बात है ना। बेसिकली क्या है, मल्टीपल स्टेजेस में एग्जाम है, तो लक फैक्टर पे डिपेंडेंसी कम होती चली जाती है।
आपके कैलिबर पे डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। आपके मतलब जो पुरुषार्थ होता है, हिंदी भाषा में एक शब्द है पुरुषार्थ, कि यार आपने मतलब जो प्रिपरेशन करी है मल्टीपल स्टेज एग्जाम में, गेम ही यही है कि अगर थोड़ा प्रीलिम्स में भी बैकफुट पे चले गए तो यहाँ पर पूरी बाजी पलटी जा सकती है। बल्कि बाजी नहीं पलटी जा सकती है, दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांटेज स्टेज में आप जा सकते हो। फिर चाहे किसी भी बच्चे का इंटरव्यू कितना भी अच्छा क्यों ना चला जाए, वो शायद उतने गैप को ना काट नहीं पाएगा ये जिसने सर। कन्वेंशनल में लीड ले ली। ये सर। ओके, so anything finally you want to say, राजेश? सर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हाँ जो स्टेप मार्किंग वाला है, कि स्टेप हाँ मार्किंग बिल्कुल। होती। हाँ सर, तो अगर स्टेप मार्किंग का देखें तो ये डिपेंड करेगा कि हमारी गलती कौन से स्टेप पे हो गई। जैसे हम्म मुझे अभी याद है कि मेरा एक क्वेश्चन था उसमें, थ्योरी ऑफ मशीन्स, जिसमें वो क्रिटिकल स्पीड और उसकी रेंज फाइंड आउट करनी थी। अब उसमें जो डिफ्लेक्शन वो बीम्स होता है, उसमें मैंने जल्दबाजी में गलती से, जो डिफ्लेक्शन के लिए 384/5 होता है, उसके बजाय मैंने 192 कॉन्स्टेंट ले लिया था। तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप में गलत हो गया। उसके बाद पूरा प्रोसीजर सही था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें क्लास में भी करवाया हुआ होता है, मेंस में भी पहले पीवाईक्यू में 3-4 बार आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं वापस अपने मार्क्स को ऐड करके अपनी तरफ से सोचूं, तो मुझे नहीं लगता उसमें 2-3 से अधिक मुझे मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि वो पहले स्टेप पे गलत था। तो अगर जितना हो सके एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी, तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और स्टेप मार्किंग अगर पहले स्टेप पे गलत है तब तो बहुत कम कम चांस है। अगर फाइनली कुछ गलत होता है तो कुछ मार्क्स जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्टेप मार्किंग होती है क्या? तो स्टेप मार्किंग डेफिनेटली होती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी किसी साल में मतलब स्टेप मार्किंग के मार्क्स नहीं दिए गए हैं, और कुछ कुछ साल में, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिशनरी ऑफ यूपीएससी, कि यूपीएससी ने एग्जामिनर को कैसे गाइडेंस दिया है कि स्टेप मार्किंग की जाए ना की जाए। कंप्लीटली डिपेंड ऑन यूपीएससी। बट हाँ, अगर स्टेप मार्किंग मिलनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले स्टार्टिंग के ही फॉर्मूला गलत लिख दिया, स्टार्टिंग की चीज ही। अगर स्टार्टिंग की ही चीज गलत हो गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप तो पूरा सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपका स्टार्टिंग का स्टेप गलत हो गया तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका, साथ ही साथ मार्क्स भी कुछ भी नहीं मिलेंगे उसके अंदर, और यस सर। बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा तरीके से बैकफायर कर जाएगा ये चीज आपको। यस सर। सो एज इस तरह के बैकफायर से बचें और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्यूरेसी पे ध्यान दें। अच्छा राजेश, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जब आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या आप कोई सब्जेक्ट छोड़कर भी गए थे क्या सर सब्जेक्ट मेंस तो की तैयारी करते वक्त? पूरा सब्जेक्ट तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, पर कुछ हम्म, टॉपिक है जो अगर हमें लगता है तो उनको छोड़ सकते हैं। जैसे बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अपने जो नए सब्जेक्ट कोर मैकेनिकल के अलावा, जैसे मेकाट्रॉनिक्स, अब उन मेकाट्रॉनिक्स में पूरा मेकाट्रॉनिक्स छोड़ने के बजाय हम सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोलिंग सिग्नल वो वाला पोर्शन कर ले, और केवल जो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का छोरी वाला पोर्शन है उसको हम छोड़ दे तो भी चलेगा। तो पूरा सब्जेक्ट छोड़ने के बजाय कुछ कुछ टॉपिक जो हमें टफ लग रहे हैं, या लग रहा है कि उनको प्रिपेयर करने में बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, तो उनको छोड़ सकते हैं सर। सो ये आइडिया कि क्या छोड़ना है, क्या कर सकते हैं, ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर एक आइडिया लग जाता है कि मल्टीपल टाइम्स इस इन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मान लीजिए आपका, आपसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा पूरा, वैसे देखिए, नंबर वन तो यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कुछ भी छोड़कर ना जाओ, क्योंकि इफ यू वांट टू बी इन द टॉपर्स कैटेगरी, इफ यू वांट टू बी देयर, तो स्टेप वन तो यही है कि आप प्रायोरिटी रखिए कि मैं पूरा, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि 4 महीने का टाइम लगेगा। ये ठीक सर। है, नहीं तो चीज 2 महीने में भी हो जाती ना, लेकिन 4 महीने का टाइम इसलिए ही लगेगा क्योंकि आपको एक प्रिपरेशन पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर टाइम का कंस्ट्रेंट आपको लग रहा है और आपका कुछ सब्जेक्ट है जो फंस रहा है, तो पीवाई क्यू से आप देखकर चले जाइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो एटलीस्ट उन चीजों को आप पूरा कर कर जाएं, रेदर देन लीविंग द कंप्लीट सब्जेक्ट, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग,
आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से रहे, मतलब पेपर 1 पेपर 2 में फेवरेट सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, जहां पर आपको सर लगता है कि ये तो मेरा फोर्टे है, ये तो मेरा स्ट्रेंथ है? सर डिजाइन वाला पोर्शन मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग था। उसके ओके। अलावा पेपर वन में बात करें तो मेरा फ्लूइड और हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स, तो ये तीन हम्म। टॉपिक्स मेरे काफी अच्छे थे। और अगर वीक पोर्शन की बात करें तो प्रोडक्शन वाला थोड़ा सा वीक था, क्योंकि उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो मार्क्स नहीं हम्म। स्कोर कर सकते हैं अच्छा। हम्म। और पावर प्लांट में मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि वो उतना अच्छे से मैं पढ़ नहीं पाया था। तो ये टॉपिक्स मेरे वीक थे सर। अच्छा, प्रोडक्शन जैसे एक बहुत बड़ी टॉपिक हो जाती है, बहुत बड़ी डोमेन हो जाती है, और उसमें से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आता है मेजरली थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा वहां से। तो प्रोडक्शन को डील करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर क्योंकि प्रोडक्शन मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने पहले ही चूज करने के लिए ये कर दिया था कि मैं दो क्वेश्चन डिजाइन से लूंगा, एक क्वेश्चन मैं प्रोडक्शन से करूंगा। अब प्रोडक्शन में मैं वो चूज करूंगा क्योंकि एक तो जनरली ये है कि डीएच पैरामीटर्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक हम्म। क्वेश्चन से तो तीन में से वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल उसके साथ होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रोडक्शन में लगभग डिफाइन होते हैं कि ये न्यूमेरिकल आएंगे, चाहे फिर वो रोलिंग का हो, फोर्जिंग का हो, किसी का भी होगा। तो हम पीवाई क्यू देखेंगे तो वही 10-15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन वो हो जाएगा। तो जो तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जिन पार्ट्स में मुझे ये दो क्वेश्चन मिल जाएंगे उसको मैं डेफिनेटली चूज कर लूंगा। क्योंकि थ्योरी वाला कोई सा भी हो, चाहे कितना भी अच्छा आता हो, तो उसमें जनरली वो सेम सेम मार्क्स ही मिलेंगे सबको। सो चॉइस मैटर्स, चॉइस ये मैटर्स सर। एंड प्लानिंग मैटर्स। ग्रेट। तो राजेश, आज हमने बहुत सारे विभिन्न, ऑलमोस्ट सारे ही पैरामीटर्स जो कि एक मेंस के एग्जाम को गवर्न करते हैं, हमने ऑलमोस्ट हर सेक्शन को आज टच किया है। और टॉपर के मुंह से आपने सुना कि क्या क्या रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में सिक्योर कर सकें। और टॉपर से बेहतर कोई हो भी नहीं सकता है आपको ये बताने के लिए कि व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, बिकॉज जस्ट इन्होंने लास्ट ईयर के ही टॉपर हैं, तो करंट टॉपर हैं। करंटली अभी आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है राजेश? फिर अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट तो नहीं आई, पर शायद हम्म। डिफेंस सर्विस मिल जाएगा मुझे अच्छा, फर्स्ट आपका चॉइस। नंबर वन प्रेफरेंस क्या था? सर आईडीएस, डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। इंडियन डिफेंस सर्विस फॉर इंजीनियर्स, जिसको यस। एमईएस भी कह देते हैं। यस ग्रेट, सर। फैंटास्टिक। और अभी आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? सर अभी तो सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये और सर। सिविल सर्विसेज में क्या ऑप्शनल लिया? सर मैकेनिकल ऑप्शनल से। अरे वाह, फैंटास्टिक। टेक्निकल बैकग्राउंड से सिविल सर्विसेज में आई थिंक आप नेक्स्ट आईएएस से भी एसोसिएटेड है, वहां का भी गाइडेंस आप ले रहे हैं। ये सर। सो मेडीजी का ही एक उपक्रम है नेक्स्ट आईएएस, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए वी आर द पायनियर्स देयर। तो राजेश अभी वहां से सिविल सर्विसेज के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब एक टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति अपने जो सिविल सर्विसेज है उसके ड्रीम में भी अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो, ये स्टेप बाय स्टेप है बच्चों, ये एक लैडर है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं टेक्निकली साउंड हूं, मैं कर सकता हूं। तो उसके बाद अगली जर्नी आपकी सिविल सर्विसेज। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी कोर ब्रांच है जो कि अगर आपने एक बारी रज के मेहनत कर ली, आपने एक बारी अच्छे से मेहनत कर ली, आपने वहां पर अपनी ताकत डेवलप कर ली, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर होता है उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बारी अच्छे से पढ़ लेने से आपके मतलब सारी चीजें सार्थक हो जाती है। तो मेरे स्टूडेंट्स का यही फोकस होना चाहिए, स्टडी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइक एनीथिंग यार, है ना? उस पे अपने को पूरा ताकत झोंक देनी है कि हम बेस्ट पॉसिबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे की रोड्स हमारे लिए सारी ओपन है। सो आज हमने राजेश से बहुत सारा अच्छा डिस्कशन किया। आई होप आने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 इस साल का, अगले साल का, भविष्य का टारगेट रख रहे हैं, उनको एक बहुत ही ज्यादा गाइडेंस मिला होगा। एक फ्रूटफुल डिस्कशन के माध्यम से
हम लोगों ने सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करी है। एंड बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि टॉपर की हमें एग्जाम शीट देखनी है। तो मैं बता दूं, जो मैं टेस्ट दिखा रहा था राजेश का, वो कमेंट सेक्शन में हम लोग टैग कर देंगे वहां पर, तो आप वहां से भी शीट देख सकते हैं। इट विल बी पुट अप इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो राजेश, many congratulations for AIR 2 once again। थैंक एंड यू सर। सिविल सर्विसेज की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां का भी आपका ड्रीम फुलफिल हो, प्रभु से यही कामना है। एंड ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। एंड आज का आपके आने वाले जो भाई बहन हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उनको बहुत अच्छा गाइडेंस आपसे मिला होगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू गॉड ब्लेस यू राजेश। एंड दिस इज वरुण पाठक सर, signing off for this discussion. Jai Hind. Namaskar.